प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के अंतर्गत पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी एनटीए नेट सितंबर 20 शिफ्ट 2 से लिया गया प्रश्नों को सेशन में साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें एवं लाइक करें, जिससे एक दूसरे को इंटरेक्शन में इंटरेस्टिंग हो सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नलिखित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है? ए. अनुभव की विधि, बी. आगमनात्मक विधि, सी. निगमनात्मक विधि, डी. किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। इंग्लिश इसकी है, which of the following methods of acquiring knowledge saves time and effort on the part of the researcher? A. Method of experience, B. Inductive method, C. Deductive method, D. Method of consulting and authority. ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सी विधि सही होगी? समय एवं प्रयास की दृष्टि से शोधकर्ता के लिए तो सीधी सी बात है कि जो शोधकर्ता के निर्देशक होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो एक एक्सपीरियंसेबल पर्सन होते हैं, जो हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। शोध समस्या से लेकर थीसिस लिखने तक कि सारे चरणों में एक महत्वपूर्ण सुझाव के साथ अपने कर्तव्य पालन का परवाह करते हैं। वो परामर्शक ही होते हैं, जिन्हें प्राधिकारी अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाते हैं। तो प्राधिकारी से परामर्श की विधि, इसमें मितव्ययी, हमें समय की पाबंदी, प्रयास में कमी, ये सारी बातें आपको ऑप्शन डी की ओर संकेत करता है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर, मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी, किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि समय एवं प्रयास की दृष्टि से शोधकर्ता के लिए मितव्ययी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, निम्नलिखित प्रदत्त सूची से उन विशेषताओं को संसूचित करने वाले कथनों को चुनिए जो गुणात्मक शोध प्रतिमान से संबंधित है। ए. यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य से, बी है, यह चरों के मध्य संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है तथा मापित सामाजिक तथ्यों से परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है। सी. यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है तथा शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है। डी. यह प्रक्रिया से संबंधित है, न कि परिणाम या उत्पादों मात्र से। ई. यह सार्वभौमिक संदर्भ रहित सामान्य कर्म के प्रतिपादक का प्रयास करता है। कोई 3 स्टेटमेंट ए बी सी या बी सी डी, ए सी डी और सी डी ई में ऑप्शन को चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, Which of the following are features of the qualitative research paradigm? A. The research is concerned with understanding the social phenomena from the participants'
perspective. B. It seeks to establish relationship among variables and explain the causes of change in measured social facts. C. It is conducted in actual setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument. D. It is concerned with the process rather than simply with outcomes or products. E. It attempts to establish universal construct free generalization. ऑप्शन चयन करना है ABCD से। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म के अंतर्गत कौन कौन से हमारा होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव शोध यानी गुणात्मक शोध के कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसी के संदर्भ में हमारा ये दिया गया है। तो जाना जाए कि इसमें कोमल पद्धतों का प्रयोग विशेष रूप से लिए होते हैं। कोमल यानी सॉफ्ट डाटा, कोमल प्रदत्त सॉफ्ट डाटा। यह उत्पाद मात्र से नहीं है, यह प्रक्रिया से संबंधित है, यह प्रोसेस से रिलेटेड है, यह प्रक्रिया से संबंधित है, उत्पाद से नहीं। इस पर यह सब कुछ टिपिकल है। यह आधार सामग्री होती है जो शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है। रिसर्चर एक शोधकर्ता एक साधक है। इसमें आगमनात्मक शोध द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो हमारा सही विकल्प इसमें हो जाएगा आपको इट सीक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एमॉन्ग वेरिएबल्स एंड एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ चेंज इन मेजर्ड सोशल फैक्ट्स। ये सोशल फैक्ट्स के लिए नहीं है, या नहीं है, यानी ये बी हमारा नहीं होगा। बी हमारा नहीं होगा तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, और रह गया अब सी और डी में। तो सी और डी दोनों यहाँ कॉमन है, ए और ई में देखना है। तो यह कंसर्न्ड होता है सोशल फेनोमेना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। ये हमारा होगा। ये जब होगा तो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है। एक शोधकर्ता अपने अध्ययन के अंतर्गत निराश्रित चर के संभव प्रभाव जांचने एवं आकलित करने हेतु एक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करता है। परीक्षण से मिले प्राप्तांकों का वितरण ऋणात्मक विषमता वाला है। इसके आधार पर परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में कौन सा कथन दिया जा सकता है। ए, परीक्षण अत्यंत सरल है। बी, परीक्षण अत्यंत कठिन है। सी, परीक्षण ना तो सरल और नहीं कठिन है। डी, परीक्षण सरल है और इसके सामान्यीकरण की जरूरत है। ए, बी, सी, डी में कोई एक विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए। A researcher administers an achievement test to access and indicate the possible effect of an independent variable in his/her study. The distribution of scores on the test is found to be negatively skewed. On the basis of this, what can be stated with regard to the difficulty level of the test? A, the test is very easy. B, the test is very difficult. C, the test is neither easy nor difficult. D, the test is easy and needs normalization. इसमें किसी एक का चयन करना है। ABCD में पूछा जा रहा है कि रिसर्चर शोधकर्ता जो है अपने अध्ययन में जब प्राप्तांक का वितरण करता है, प्राप्तांक का वितरण करता है तो उसे ऋणात्मकता आता है,
ऋणात्मकता। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ जब ओरिजिन होता है मूल बिंदु, तो दाएं ओरी, दाएं राइट साइड हमारा +1 +2 +3 और +4, यही बाई ओर आपका -1 -2 और -3 की ओर बढ़ता है। अब पूछा जा रहा है कि यह बाईं ओर ऋणात्मकता दिखला रहा है, यानी हमारा डाटा जो होगा वो इधर की दिशा में बाईं ओर है। तो किस प्रकार का हमारा परीक्षण स्तर है? तो जब भी बाईं ओर हो तो हमारा परीक्षण स्तर क्या होगा? बिल्कुल इजी होगा, या सवाल जो है कठिन नहीं होगा, कठिन नहीं होगा, यह इजी स्तर का होगा। वहीं यदि दाईं ओर रहता, यहाँ दाईं ओर, तो हमारा टेस्ट जो है वह हार्ड हो जाता, लेकिन पूछा गया है बाईं ओर, लेफ्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा? इजी, यानी द टेस्ट इज वेरी इजी, परीक्षण अत्यंत सरल है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, द टेस्ट इज वेरी इजी, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन 4 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ए, अभिकथन ए में है, एक शोधकर्ता को सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को चोट पहुंचाए बगैर कोडल औपचारिकताओं का पालन करना होता है। तर्क आर है, हालांकि प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त के विवेचन व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। इसमें ABCD आपको दिया गया है, कौन सा विकल्प सही होगा? पूछा जा रहा है कि शोधकर्ता को सभी चरणों में प्रत्येक स्टेप में नैतिक एवं आचार संबंधी चोट पहुंचाए बगैर कोडल औपचारिकता का पालन करना होता है। यह पूर्णतः सही है, यह कथन हमारा सही है। तर्क कह रहा है कि हालांकि प्रदत्त संग्रहण यानी डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और प्रदत्त के विवेचन व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। यहाँ गुंजाइश होती है, इसमें कुछ हेरफेर किया जा सकता है। तो यह आपका तर्क पूछा जा रहा है कि ऐसा है, तो यह क्योंकि लगाने पर, बिकॉज लगाने पर यह हमारा सही साबित हो रहा है कि ठेस पहुंचाए बिना ही वहाँ तक उल्लंघन की संभावना रहती है, जो सही है। इसकी इंग्लिश देख लिया जाए। Given below are 2 statements. Assertion A, a researcher has to observe codal formalities all the stages without scope and leeway for offending moral and ethical norms. Reason R है, in respect of data collection, data analysis and interpretation, there is however a considerable scope of being ethically vulnerable. ऑप्शन आपको ABCD वही है, कौन सही है कौन गलत है, या इसकी व्याख्या सही है या दोनों सही है। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये ट्रू है, और आर जो है रीजन, वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। शोध में निम्नांकित में से किन चरणों में ICT समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक है? ए समस्या प्रतिपादन, बी परिकल्पना निर्माण, सी प्रदत्त संकलन, डी प्रदत्त विश्लेषण, और ये है आपका प्रदत्त निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश इसकी है, द स्कोप ऑफ एम्प्लॉइंग ICT सपोर्ट is relatively more in which of the
फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च? ए, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, बी, हाइपोथेसिस मेकिंग, सी, डाटा कलेक्शन, डी, डाटा एनालिसिस, और ये है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें कोई दो स्टेटमेंट का चयन करना है ए, बी, सी, डी, ई से, और सही ऑप्शन का पता करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में होगा। पूछा जा रहा है कि आईसीटी समर्थन यानी कौन कौन से स्टेप जो है आपको रिसर्च के लिए आईसीटी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ समझा जाए कि जब शोधकर्ता, जब रिसर्चर अपने प्रश्नों को ईमेल करता है तो इसको ऑनलाइन करने के लिए, यहाँ ऑनलाइन करने के लिए आईसीटी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए आपको इंटरनेट यानी कंप्यूटर वगैरह की हेल्प लेनी होती है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी समस्या का चयन करने के लिए आवश्यकता आईसीटी का नहीं है। हाइपोथेसिस, परिकल्पना को निर्माण करने के लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। डाटा कलेक्शन या डाटा, आंकड़ा को एकत्रित करने के लिए आपको आईसीटी की आवश्यकता होती है डाटा कलेक्शन करने के लिए। डाटा एनालिसिस, जो हमने डाटा कलेक्शन किया उन डाटा का एनालिसिस करने के लिए भी आईसीटी की आवश्यकता होती है। वही डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए इंटरप्रिटेट करने के लिए यहाँ आईसीटी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उतनी नहीं जो कि हमें ऑप्शन से चयन करना है। सी वाइटल है और डी आपको वाइटल है, यानी सी एंड डी जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। सी में हमारा 3 नंबर पर है सी एंड डी, सी एंड डी ऑप्शन 3 की ओर है। सी है आपका प्रदत्त संकलन और डी है आपका प्रदत्त विश्लेषण। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा सही ऑप्शन 3, सी एंड डी। सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 3। आईसीटी के लिए डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस की आवश्यकता होती है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ही परीक्षोपयोगी साबित होगा। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जा सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने। अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।